क्वेश्चन नंबर 1 ये सोल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन विल रिजल्ट इन इट्स। तो मोलरिटी के बारे में बात हुई है, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात हुई है, मास परसेंटेज के बारे में बात हुई है। तो देखिए जो मास है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन में भी मास की जरूरत होती है और मास परसेंटेज में भी मास की जरूरत होती है, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके आंसर में नहीं हो सकते, क्योंकि जो मास किसी भी सब्सटेंस का है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड करेगा? वॉल्यूम डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा या तो मोलरिटी टू इंक्रीज होगा या मोलरिटी टू डिक्रीज होगा। तो हम देख लेते हैं। जो मोलरिटी है दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे मोलरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली वेरी कर रही है, और जो टेम्परेचर है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यहाँ कंडीशन हमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो मोलरिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, molarity to decrease. So on increasing the temperature of the aqueous solution will result in its molarity to decrease, क्योंकि molarity वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम सोल्यूशन का बढ़ेगा, और इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, लार्ज होगी, उतना मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक है, विच सेज मोलरिटी टू डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स of dibasic acid whose molar mass is 200 should be present in 100 ml of the aqueous solution to make it 0.1 n। n means normality। तो पहले थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के बारे में सीख लेते हैं। सो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मेलिटी है आपकी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए वी नीड ग्राम ऑफ सब्सटेंस and when we divide gram of substance by equivalent weight of that substance, then we get number of gram equivalent। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? जब हम ग्राम ऑफ सब्सटेंस को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। और अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हुआ है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम इन लीटर। अब यहां क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 n,
आप देख पा रहे हो ये नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 n, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी की जगह। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमें फाइंड करने हैं बच्चों, तो इसको मैंने W एज्यूम कर लिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हमें यहाँ पे सब्सटेंस का मोलर मास दिया हुआ है, ठीक। तो अगर कोई एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। तो आप देख पा रहे हो मोलर मास आपको दिया गया है 200, और आपको ये भी बताया गया है कि ये एक डाई बेसिक एसिड है, यानी कि 2 H पॉजिटिव आइंस दे सकता है। तो जब डाई बेसिक है तो इसकी बेसिसिटी तुम्हें दी हुई है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ गया 100, ठीक है। अब आपको यहाँ इक्विवेलेंट वेट की जरूरत है, देखिए ग्राम ऑफ सब्सटेंस आपने W मान ली, कैलकुलेट करने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया 100, वो आपने यहां रख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, आपको ml में दिया हुआ है ना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप अब इस सॉल्यूशन को 1000 से डिवाइड कर लोगे और आपको वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 n। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इफ वी नो द ग्राम ऑफ सब्सटेंस देन वी डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, और अगर बाय चांस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो वो आप जानते हो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सब्सटेंस में नॉर्मेलिटी 0.1 n दिया तो वो हमने यहाँ लगा दिया। हमसे इस क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, तो ग्राम हमें पता करने, इस बार ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमें पता करने, W हमने एज्यूम कर लिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ जो ये डाटा दिया है मोलर मास और ये बताया है डाई बेसिक एसिड, इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे एसिड का। कैसे? मोलर मास ऑफ एसिड विच इज 200 गिवन अपॉन इट्स बेसिसिटी। तो बेसिसिटी हमें बताई गई है, डाई बेसिक है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ट्राई बेसिक बोलते तो 3 से डिवाइड करते, मोनो बेसिक बोलते तो 1 से डिवाइड करते। क्योंकि डाई बेसिक बताया गया है तो मोलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी, तो 200 अपॉन 2 कितना आ गया 100 आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट। ये 100 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आपके। तो अभी इक्विवेलेंट वेट तुम्हें चाहिए था वो हमने यहाँ से निकाल लिया, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हुआ है और 1000 से डिवाइड करके हमने इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ से स्मॉल w जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको आप देखोगे स्मॉल w जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे इट विल कम 1 ग्राम। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो योर आंसर इज सेकंड, और फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक रिलेशन मैं आपको रिलेशन एक डेवलप करके दिखाता हूँ बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, जो आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में पर जो बेस रिलेशन है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है, और नॉर्मेलिटी को और अगर थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें तो ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक। एक स्टेप में और लिखता हूं यहां पर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट को नीचे लिख ले रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताया था मैंने, मोलर मास अपॉन, अगर एसिड है तो बेसिसिटी,
तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, और अगर एसिड होगा, सॉरी अगर बेस होगा तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो जो भी दिए हुई कंडीशन वैसे ही हम लगा लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, अगर कोई एसिड है तो, और अगर कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी होगी। तो वो हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी। तो मैंने इसको स्लैश मार्क करके लिख दिया, जो भी एसिड या बेस होगा उसके लिए करेंगे। और इन दोनों की जगह मैं एक काम और भी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए एक फैक्टर यूज कर लेता हूं n। तो मैं इसे n से डिनोट कर दूंगा, ठीक। और ये नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिखता हूं। मोलरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि जो मोलरिटी है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे और क्या रिलेशन डेवलप करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर ले देता हूँ स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आई गई है। अब मैं मोलरिटी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालते हो, ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर मास, ऐसे तो करते हैं। मोल्स कैसे निकालते हो, ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर मास, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और ये नॉर्मलिटी वाली को हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इंटू एन फैक्टर, एन कुछ भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकती है और एसिडिटी भी हो सकती है, अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसा आप देख पा रहे हो ये वाली फॉर्म लिखी मैंने। नाउ आई डिवाइड बाई मोलरिटी। तो मोलरिटी से जब डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ग्राम आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में था मोलर मास, और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा यहाँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कैंसिल हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैंसिल हो गया, मोलर मास कैंसिल हो गया। अब तो आपके पास रिलेशन आ गई, n इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n। मैं आपको और सभी बच्चों को प्रिफर करता हूं आप ये वाली फॉर्म याद रखें। ये याद रखना आसान है, बच्चे भूल जाते हैं कि n मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था। तो ये वाली फॉर्म सब बच्चे आसानी से याद रख पाते हैं। दोनों n एक ही साइड है भाई, स्मॉल n भी एक साइड है और कैपिटल N भी एक साइड है। ये आपको याद रहता है कि बड़ा कैपिटल N न्यूमरेटर में रहेगा, स्मॉल n डिनोमिनेटर में रहेगा। ये सभी बच्चों को याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोनों n एक ही साइड है, ठीक है। और ये हमें याद रहता है कि छोटे n से हम डिवाइड करते हैं, where n is a factor, where n is a factor equal to basicity of an acid or acidity of a base, राइट। तो इस तरह से कई बार न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं जिसमें मोलरिटी दी होती है और एन फैक्टर दिया होता है, नॉर्मलिटी पूछ लेते हैं, या नॉर्मलिटी दी होती है, एन फैक्टर दिया होता है, मोलरिटी पूछ लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी रिलेशन है ये, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल सॉरी कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, या मोलरिटी इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी अपॉन स्मॉल एन। आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ बाइनरी सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलके बना हो, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ये आपके सब बाइनरी सोल्यूशंस हैं। तो इसमें देखो कह रहे हैं सॉल्वेंट में भी लिक्विड, सॉलिड में भी सॉल्वेंट, बात तो ठीक है, सोल्यूट में भी गैस। हमने बाइनरी सॉल्यूशंस की एक टेबल पढ़ी है 2.1, जिसमें 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने पढ़े, सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस सॉल्यूशंस और लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया है, ये हमने किया है सॉल्वेंट के बेस पर, यानी कि अगर सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है तो वो कहलाएगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें जो सॉलिड है इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। और इसको फर्दर 3 कैटेगरी में करते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस आपके बनते थे बाइनरी सॉल्यूशन, जो 2.1 टेबल में आपने पढ़े थे। तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी एज ए सॉल्वेंट हो सकता है, सोल्यूट में भी या गैस ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एनी ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास। सो वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे रिलेशन की, वो आ गई और ये रिलेशन हम यूज करेंगे। मोलरिटी दी है कितनी, 1 मोलर, यानी कि मोलरिटी इज गिवन 1 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू। तो इसकी नॉर्मलिटी जानना चाहा है आपसे, मोलरिटी गिवन है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 होती है वो मोलर सोल्यूशन कहलाता है, MOLAR। अपॉन नॉर्मलिटी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सब में नॉर्मलिटी के बेस पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपसे कैपिटल N जानना चाह रहे हैं और स्मॉल n आपको अपने पास से यूज करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आयनाइज होने पर 2 H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, इसीलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। और नॉर्मलिटी की यूनिट जैसे मोलरिटी की कैपिटल M लिख देते हो, वैसे नॉर्मलिटी की यूनिट भी N हम लिख सकते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर ठीक हो रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखिए अभी जो मेहनत की आपने नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की, वो आपकी सक्सेसफुल हो गई। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Solvent and solutes are always defined on the basis of mass composition, ग्राम की वजह से बता दें, मोलर कंपोजिशन मोल्स बताओ, उससे भी निकाल सकते हैं। फिजिकल स्टेट पे आपने अभी 2.1 टेबल पढ़ी है एनसीईआरटी की, इसमें सॉलिड सॉल्वेंट है ना, सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है, गैस लिक्विड भी हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मास कंपोजिशन के बेस पे भी बता सकते हैं, मोलर कंपोजिशन के बेस से बता सकते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा वो सॉल्यूट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी हम डिफाइन करते ही हैं, जो आपने 2.1 टेबल में पढ़ा हुआ है। और इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूनिट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, भाई कोई वेपर प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं और लोअरिंग की बात कर रहे हैं, तो लोअरिंग का मतलब क्या हो गया, P0 minus PS, where P0 is the vapor pressure of pure solvent and PS is the vapor pressure of solution। आपने पढ़ा है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट जैसे वाटर में जिसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर P0 हो, उसमें आप शुगर ऐड कर दो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का कम हो जाएगा ना। तो आपको लोअरिंग जब निकालोगे कि P0 माइनस PS कितना आया, यानी कि P0 कितना लोअर हुआ, दोनों प्रेशर ही तो है, तो इसलिए जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की यूनिट है वो वही होगी जो प्रेशर की होती है। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन आपका
बिल्कुल ठीक है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। A molar solution is that which contains 1 mole of solute in it. मोलर सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलालिटी कितनी हो, 100 वन 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 हो, वन। ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 हो। तो देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे लीटर तो नहीं आएगा, लीटर तो आएगा ही नहीं जब बात हो रही है मोलर सोल्यूशन। मोलर का मतलब मोलालिटी की बात हो रही है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो रहे हैं, है ना। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल दो या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट बोल दो, बात वही। A molar solution is a solution whose molality is 1। और कब होगी 1, जब 1 mole solute is dissolved in either 1 kg of solvent या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो भी केजी में आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और लीटर वाली तो बात वैसे भी नहीं आती मोलर में, तो ऑप्शन मोलर वाले तो वैसे ही गलत हो गया। Question number 8 says the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equals to external pressure is called boiling point। ये definition है boiling point। Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure। जैसे मान लीजिए ये वेसल हमारे पास कोई, और इस वेसल में कोई लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ पर एक पिस्टन रखा हुआ है, और इस पिस्टन के बाहर ये एयर प्रेजेंट है। ये एयर लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी लिक्विड बॉयल कब करेगा, जब उसकी वेपर्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एयर लगभग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है उसके इक्वल हो जाता है, देन अ लिक्विड बॉइल्स। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रही है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है उसके इक्वल हो गया। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स will become equal to the atmospheric pressure which is exerted by the air present in our atmosphere। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में यही हमसे पूछा है, what we call that temperature at which vapor pressure of a liquid equals to external pressure। external pressure का मतलब है atmospheric pressure की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, boiling point कहलाएगा। Now we go for question number 9। solubility of a gas decreases in a liquid इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ये देखिए अगर आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और साथ ही साथ दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज होगी। और इसीलिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व गैस है वो सॉल्यूशन को छोड़ करके बाहर चली जाएगी, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ठीक है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन कोई है नहीं। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors। ऐसी बात है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कोई लिक्विड हमने रख दिया किसी वेसल में, वाटर रख दिया सपोज,
इसकी वेपर्स बन रही हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बैरोमीटर लगा दें जो यहाँ प्रेशर मेजर कर सकता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। नो, जब ये वेपोराइजेशन होगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन वेपर्स की बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो ये वेपर्स फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कंडेंसेशन हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोसेस वेपोराइजेशन का और कंडेंसेशन का एक क्लोज वेसल में हो रहा है, इसलिए आफ्टर सम टाइम an equilibrium will establish in between the rate of vaporization and rate of condensation, and at that time this needle in barometer will give a constant value। स्टार्टिंग में क्या होगा, धीरे धीरे needle यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन after some time it will give a constant value। this constant value suggests the establishment of equilibrium। so अब इस equilibrium पर जो भी वेपर प्रेशर लगाएंगे वो चेंज नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं the pressure exerted by the vapors in equilibrium is called its vapor pressure। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका ठीक हो रहा है। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, vapor pressure of solvent in pure state is 600 mm Hg when a non-volatile solute is added to it। vapor pressure of solution becomes 594 mm Hg, then xp यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वुड बी। तो आप यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो क्योंकि सॉल्वेंट के लिए ना इन्होंने कंपोनेंट ए माना होगा और कंपोनेंट बी जो है वो सॉल्यूट के लिए ही इन्होंने यहाँ पर डिनोट किया है, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल पाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 600 mmHg, तो 600 mmHg मैंने लगा दिया P नॉट। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 594, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया PS 594 upon P naught, it will give us the mole fraction of non-volatile solute। if you solve it you will get 0.01, ये आपका बचेगा 6 और ये 6 अपॉन 600, तो ये आपके पास 0.01, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से आप इसे सॉल्व करेंगे, विच इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। वैसे तो कोई आइडियल सॉल्यूशन हो नहीं सकता, in reality there is no ideal solution in the universe, but those solutions in which the interactions are almost same, जिनमें इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी बी इंटरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली ए बी इंटरेक्शंस के इक्वल हो, या लगभग इक्वल है, लगभग पूरा इक्वल हो जाए, तब वो आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं। तो देखो ये तो हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है, इनमें का इंटरेक्शन सेम होगा। हेक्सेन में तो बहुत वीक इंटरेक्शन होगा, अल्कोहल में काफी एच बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ये नहीं बन पाएंगे। ये अल्कोहल ये कीटोन है, हाँ इनमें एच बॉन्डिंग हो सकती है, दोनों में एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक्सटेंड एच बॉन्डिंग की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होगा कि ए बी बी इंटरेक्शन वुड बिकम इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आप देखोगे ये दोनों हाइड्रोकार्बन ही है भाई। नॉर्मल ब्यूटेन इज अ हाइड्रोकार्बन, यहाँ भी डिस्पर्जन फोर्सेज है, और ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट में ब्यूटेन बनॉल और मिथेनॉल। तो यहाँ पे अल्कोहल इंटरेक्शन एच बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन इनमें जो मैग्नीट्यूड एच बॉन्डिंग का बिल्कुल अलग होगा। तो थर्ड ऑप्शन चारों में से बेस्ट है। एंड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स एंड हैव डिस्पर्जन फोर्सेज। और डिस्पर्जन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड होते हैं वैसे ही बहुत वीक होते हैं, तो इसलिए हो सकता है सोल्यूशन में थोड़ा बहुत कुछ हद तक एंड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जो इंटरेक्शन डेवलप हो वो लगभग सेम ऑर्डर के हो। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अब हम जाएंगे। अ सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, यानी कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल कब होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने काफी पढ़ी हुई है भाई। ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड वाली है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। डेल्टा चेंज ऑफ मिक्सिंग ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये तो सेकंड और फोर्थ तो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते।
अच्छा, कोई सा भी सोल्यूशन है, दोनों की मिक्सिंग में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहता है तो डेल्टा जी सॉल्व क्या होता है, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव प्रोसेस है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, लेस देन जीरो ही आएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, ये तो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी सोल्यूशन का हमेशा नेगेटिव ही आना है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव हो, या आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, सब में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। अब कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बचा। इसमें क्या कह रहे हैं, चेंज इन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात इनकी देखो, क्योंकि जो पी टोटल निकालते थे राउट्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, वो क्या होता था, पी ए प्लस पी बी। पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो ये इसके इक्वल नहीं होता, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसमें कोई चेंज जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात उन्होंने की ना बच्चों, तो चेंज जरूर आएगा। ठीक है, इन दोनों के सम से या तो ज्यादा भी आ सकता है या कम भी आ सकता है, तो चेंज जरूर आएगा। तो इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। अ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट वेइंग 500 ग्राम। आपके घर में टूथपेस्ट आते हैं, उसका वेट दे रखा 500 ग्राम का, काफी ज्यादा हो गया भाई, हमारे इतने वेट का कहाँ था, 100 का है, 150 की पैकिंग आती है, तो काफी बड़ा टूथपेस्ट, अगर हाथी वाथी को बनाएंगे। ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। जो आपका टूथपेस्ट है 500 ग्राम जिसका वेट है, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोरीन है। तो देख लेते हैं, 500 ग्राम में 0.2 ग्राम फ्लोरीन है। चलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन ppm, बस इतनी सी बात। तो पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, तो 500 में कितना है, 0.2। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या, पर मिलियन में निकालना है, पर मिलियन मीन्स 10⁻6 में कितना होगा। तो बस निकाल लो यूनिटरी मेथड से, इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 500। ये आपके पास कैलकुलेट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि पर मिलियन कितना है, 10⁻6 में कितना है, 500 में तो 0.2 है, तो पर मिलियन कितना होगा, 10⁻6 में कितना होगा वो हमने निकाल लिया, 0.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 500। और इतना ये हमारा आपका सेकेंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन अगर ग्राम में लेते हैं तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इस पर, टेम्परेचर पर ये जो पार्ट्स पर मिलियन है वो डिपेंड नहीं करता। हालांकि ये हम पे डिपेंड करता है कि पार्ट्स पर मिलियन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻6 लीटर में 0.2, कुछ भी लिख सकते थे, ये 4 इंटू 10⁻2, लेकिन ये लीटर में रहेगा, लेकिन यूनिट यहाँ दोनों की कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पार्ट्स पर मिलियन भी कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, अगर हम मास में लेते हैं तब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। एजियोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, सब सोल्यूशन तो नहीं बनाएंगे, सोल्यूशन क्योंकि आइडियल भी हो सकते हैं, गैस से लिक्विड, नो ये तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। आइडियल सॉल्यूशंस में भी एजियोट्रॉपी नहीं पढ़ी है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने की। पॉजिटिव डेविएशन में आपने एनसीईआरटी में अल्कोहल वाटर का पढ़ा हुआ है, नेगेटिव में आपने HNO3 वाटर का पढ़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म वाटर का पढ़ा हुआ है। तो एजियोट्रॉपिक